हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का वीडियो एशियन पेंट्स के ऊपर होने वाला है। कंप्लीट फंडामेंटल फाइनेंशियल्स एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, इसके बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे सिचुएशन में जैसे पैनिक का माहौल है, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो टसल चल रही है, जिस वजह से ब्रेंट क्रूड की अगर बात करते हैं तो वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड हो रहा है। अभी 112 के आसपास चल रहा है। ऑल टाइम हाई इसका था अप्रॉक्स 149 के आसपास, जो लेमन ब्रदर का कोलैप्स आया था 2008 में, जिस वजह से ग्लोबल रिसेशन आया था। उस वक्त ऑल टाइम हाई को टच किया था ब्रेंट क्रूड ने। ब्रेंट क्रूड एक्चुअली जो आईसीई है, इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज, उसका बेंचमार्क ये है ब्रेंट क्रूड। ग्लोबली हम लोग इसी को एक्नॉलेज करते हैं एज एन क्रूड ऑयल प्राइस। अगर बात करते हैं तो WTI क्रूड वो अलग है, डिफरेंट है, उसके ऊपर मैं अलग वीडियो में बात करूंगा। तो अभी देखिए, इसने ऑलमोस्ट 139 का हाई लगाया था अभी ब्रेंट क्रूड ने। ये फ्यूचर्स का मैंने चार्ट खोल रखा है, जिस वजह से पेंट कंपनीज के अगर देखें तो शॉर्ट टर्म में इसके मार्जिन इंपैक्ट होंगे। और सबको पता है स्टॉक मार्केट में ज्यादातर स्पेकुलेशन होती है क्रूड ऑयल शॉक फॉर पेंट इंडस्ट्री, क्योंकि 50 टू 60% इनपुट कॉस्ट जो है वो क्रूड से ही आता है। मैक्सिमम इसमें क्रूड के डेरिवेटिव्स को ही यूज किया जाता है पेंट इंडस्ट्री में। तो इनका मेजर जो है यहाँ पे कॉस्ट इंपैक्ट होगा। शॉर्ट टर्म में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंपैक्ट होंगे, जिस वजह से अगर देखिए एशियन पेंट जैसे स्टॉक, बर्जर पेंट्स और यहाँ पे जो भी नेरोलैक के जो स्टॉक्स हैं वो काफी ज्यादा गिर गए थे। अभी देखिए अपने ऑल टाइम हाई से ये ऑलमोस्ट 27% की करेक्शन दिखाया था इसने। और अभी देखे तो ऑलमोस्ट ये 18-19% के डिस्काउंट पे हमें मिल रहा है। 2932 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। ऑलमोस्ट 3600 का इसने हाई लगाया था। अगर पी वाइज देखें स्टॉक पे, अगर फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें महंगा दिखता है। लेकिन एशियन पेंट्स जो कहते हैं ना, ब्लू चिप कंपनी का ऐसा स्टॉक है जो हमेशा हमें महंगे पे ही मिलता है। तो 92 का पीई रेशियो है, बट स्टिल इसने अपने इन्वेस्टर्स को लगातार कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना करके दिए हैं 25+% का। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिसने 20% प्लस की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, दैट इज CAGR, बना करके दी है। बट अगेन चैलेंज वहां पे हमें फेस करने को मिलता है। तो इस वीडियो में ऐसा क्या खास मैं आपको बताऊंगा, तो वो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे अपने इन्वेस्टमेंट में अपने कन्विक्शन के साथ आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसको लंबे टाइम पीरियड के लिए होल्ड कर सकते हैं। उसके लिए हमें इसके बिजनेस को समझना होगा। इसके एनुअल रिपोर्ट्स को मैंने पढ़ा है, इसके जो भी कॉन्फ्रेंसेज है, एनुअल अर्निंग्स की जो कॉल आती है, जो भी रिपोर्ट सबमिट किए थे उसको मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा है। वो सब उसकी समरी मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर देखें हम इसने चलिए, तो पहले हम लोग बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली आप सबको पता है एशियन पेंट्स पेंट इंडस्ट्री में है, और जिनका मेजर रेवेन्यू आता है वो डेकोरेटिव पेंट से आता है। आप यहाँ पे की पॉइंट में देखें तो डेकोरेटिव कोटिंग से यहाँ पे 83.70% की यहाँ पे रेवेन्यू आती है। और डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में ही क्रूड ऑयल का ज्यादा यूज, उसके डेरिवेटिव्स का यूज किया जाता है। इंडस्ट्रियल कोटिंग से 2% की रेवेन्यू आती है। इंटरनेशनल ऑपरेशन से 11.60 की रेवेन्यू आती है। होम इंप्रूवमेंट बिजनेस 2.30, ये लोग किचन अप्लायंसेज और भी बहुत सारे बिजनेस में है। अच्छे तरीके से ये लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने बिजनेस को। तो यहाँ पे आपको छोटी मोटी चीजें सारी समझ में आएंगी। इट ऑपरेट्स इन 15 कंट्रीज एंड हैज 26 पेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन द वर्ल्ड यहाँ पे। और कंज्यूमर 60 प्लस कंट्रीज को ये लोग केटर करते हैं। बिसाइड एशियन पेंट्स द ग्रुप ऑपरेट्स अराउंड वर्ल्ड थ्रू इट्स वेरियस ब्रांड विद एशियन पेंट्स, बर्जर ग्रुप, एप्को कोटिंग्स एंड SCIB पेंट्स, थॉम्बस। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं यहाँ पे। अगर मेजर चीज जो हम आकर के देखें, तो मैंने ये जो एनुअल रिपोर्ट मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने देखा एक चीज है कि ये लोग अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफी ज्यादा खर्च करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि R&D पे इन्होंने कितना ज्यादा खर्च किया है। 82.6 करोड़ स्पेंट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और उसमें भी 48 प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं और वेरिएंट डेवलप किए हैं। 20 से ज्यादा पेटेंट्स फाइल किए हैं, जिस वजह से और कोई इनको कॉपी नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीजें अच्छी देखने को मिली। मैनेजमेंट की जो इफिशियंसी है वो लगातार बढ़ रही है। वो चीज मैं आपको ROCE के टर्म्स में बताऊंगा। लगातार अच्छे अच्छे ये लोग कम एज ग्रुप के जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो हायर कर रहे हैं। अच्छे क्वालिटी एम्प्लॉयज हायर कर रहे हैं। अच्छे मैनेजमेंट इनकी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है। तो उसमें हमें सोचने की बात नहीं है। अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा है। प्रोडक्ट रेंज डाइवर्सिफाइड है। बिजनेस वाइज यहाँ पे कोई हमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। मिडिल ईस्ट से इनका 26% का रेवेन्यू आता है। अफ्रीका से 24% का, साउथ पैसिफिक से 5% एंड एशिया से 45% का रेवेन्यू हमें देखने को मिलता है। इनके जो कंपनी है एशियन पेंट्स, और बाकी इनकी जो भी और भी कंपनीज है जो भी नाम से लिस्टेड है, उनसे हमें देखने को मिलता है।
उसके बाद अगर जो मेजर चीज़ हम देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स में चल के देखते हैं, पढ़ने को इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप आकर के मैं इसमें लिंक डाल दूँगा, आप कंप्लीट ऑलमोस्ट ये एक बुक है 297 पेजेज़ का ये इनका एनुअल रिपोर्ट है। मैंने पूरा इसमें पूरा पढ़ा है इसके एनुअल रिपोर्ट को, मुझे कहीं से कंपनी में कोई फंडामेंटल यहाँ पे गड़बड़ी देखने को नहीं मिली है। कंपनी का जो मैनेजमेंट की जो विज़न है, इनका प्रॉस्पेक्ट ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद अगर हम लोग इसके फाइनेंशियल्स पे थोड़ा-सा चल के देखते हैं, तो बेहतरीन चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिली है। मैंने आपको पी के बारे में बताया 92.8 का थोड़ा-सा ओवर वैल्यूड लग सकता है, लेकिन अगर आरओसी की बात करते हैं दैट इज़ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन्होंने 34.8% का अमेजिंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्रिएट किया है यहाँ पे 20% एंड अबव मैं कहता हूँ कि डिसेंट है यहाँ पे क्योंकि आप खुद सोच के देखो ना कि आप ₹100 किसी भी बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हो और उस ₹100 पे आप ₹34 बनाना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस में जहाँ पे ग्लोबल फैक्टर्स भी कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं चीज़ों को, क्रूड ऑयल के प्राइसेज़ भी लगातार इम्पैक्ट करते रहते हैं क्योंकि इनका इनपुट कॉस्ट ही बढ़ जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 27.3% का है और ये चीज़ें ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती। सबसे बेस्ट चीज़ है ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर में कि एक तो ये कंपाउंड होता है, हर एक 3 साल में आपके पैसे डबल हो जाएँगे। अगर आप सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन की बात करते हैं तो उस वाइज़ ही आपके पैसे डबल हो जाएँगे हर एक 3 साल में। और उसके बावजूद भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, 0.61% का डिविडेंड यील्ड है। और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं डिविडेंड के बारे में वीडियो के थोड़ा-सा अभी मैं इसको एनालाइज़ करके बताऊँगा आपको। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 5 साल में 26.4% की है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आप प्रोस कॉन्स को कंपेयर कर लेना। जो मैं आपको इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के टर्म्स में प्रॉफिट एंड लॉस अगर कंपेयर करें तो मार्च जो होते हैं 6,000 करोड़ का 6,434 करोड़ का इन्होंने सेल्स पोस्ट किया था। अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 27,860 करोड़ का जैसे-जैसे बिज़नेस को कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझेंगे कि हमारी जो कंट्री है वो ज़्यादातर लोग यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन में है या मिडिल क्लास लोग हैं, तो वो जैसे-जैसे उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, तो वो लोग इन सब चीज़ों में डेकोरेटिव आइटम्स, पेंट में ज़्यादा खर्च उनकी कैपेसिटी बढ़ रही है, तो उस हिसाब से बिज़नेस वाइज़ ग्रोथ हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है। उसके बावजूद भी कंपनी अगर एशियन पेंट्स की बात करते हैं, तो अपने आप में ये एक मोनोपोली स्टॉक है। मोनोपोली का तो डेफिनेशन होता है थ्योरेटिकली अगर देखें तो उस सेक्टर में वो अकेला हो बट यहाँ पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो प्रैक्टिकली यहाँ पे डेफिनेशन हम लोग ये दे सकते हैं कि 50% से ज़्यादा इनका मार्केट शेयर है पेंट इंडस्ट्री में, तो ये अपने आप में ही एक मोनोपोली है। तो क्योंकि जो बर्जर पेंट है उनका 20% से भी कम यहाँ पे मार्केट शेयर है, तो वो भी अगेन एक अच्छा स्टॉक हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए, लेकिन पेंट इंडस्ट्री में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये एक बेहतरीन स्टॉक है, इसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात कर रहा था, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर मार्जिन आप देखें तो 18%, 16% लगातार इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे अच्छा खासा काम किया है, 21%, 22% और यहाँ पे ये इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है 17% का, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस ज़्यादा बढ़ गए थे। पैंडेमिक की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला था, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे इम्पैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद अगर आपको बताऊँ मैं, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इतने बेहतरीन हैं, वहीं आप इसके पीयर से कंपेयर करें दैट इज़ बर्जर पेंट्स के देखें तो यहाँ पे बहुत अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओपीएम हमें देखने को नहीं मिलता है, तो ये लोग इसमें भी मार्जिन को एफिशिएंट करने में भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इंटरेस्ट कंपनी को बहुत ज़्यादा पे नहीं करना पड़ रहा है, स्टिल 100 करोड़ के आसपास पे करना पड़ रहा है क्योंकि बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद नेट प्रॉफिट के टर्म्स में देखें तो लगातार नेट प्रॉफिट इनका ग्रो हो रहा है अच्छे तरीके से। 836 करोड़ का नेट प्रॉफिट इन लोग पोस्ट कर रहे थे मार्च 2010 में। पिछले 10 सालों में सीधा-सीधा 3 गुना से भी ज़्यादा इन्होंने अपना नेट प्रॉफिट कर लिया है। तो 3032 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट इन्होंने पोस्ट किया है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद स्टॉक प्राइस सीएजीआर की मैं बात कर रहा था, तो इनका एकदम कंसिस्टेंट 25% ये पिछले 10 सालों में लगातार स्टॉक प्राइस का जो सीएजीआर है 25% से ग्रो हुआ है। पिछले 5 सालों में 23% से, 3 सालों में 27%, 1 साल में 22%, तो ऑन एवरेज निकाले तो मोर देन 25% से इनका स्टॉक प्राइस सीएजीआर ग्रोथ दिखा रहा है। और मैं आपको एक सिंपल सा कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि लेट्स सपोज अगर आपके पास आज 1 लाख रुपए हैं और वो आप एशियन पेंट में इन्वेस्ट कर देते हो स्ट्रेट अवे बिना किसी डाइवर्सिफिकेशन, ये मैं यहाँ पे एक एग्जांपल की तरह ले रहा हूँ। तो 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो और मैं डिविडेंड भी यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, स्टॉक रेट और बोनसेस कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, 25% के रेट से ये एनुअली ग्रो होता है। तो
10 साल का ही एग्ज़ाम्पल मैं आपको लेके बताता हूँ। 10 साल में आपके पैसे कितने हो जाएँगे, तो अगर आप उसको कैलकुलेट करते हैं, तो अगर आप आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो 10 साल में आपके पैसे 11 लाख 11 लाख से भी ज़्यादा हो जाएँगे। आप सिंपली देख सकते हैं, 1 लाख से ज़्यादा सॉरी 10 लाख से ज़्यादा तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 11 लाख से भी ज़्यादा आपके पैसे हो जाएँगे 10 साल में। अगर आप इसको फिगर बढ़ा करके, क्योंकि कंपाउंडेड यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, वो ईयर के टर्म्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जितने साल बढ़ा देंगे, उतनी ज़्यादा आपकी कंपाउंडिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पे 30 इयर्स का अगर टाइम फ्रेम लेकर के चलते हैं, रिटायरमेंट लेट्स सपोज़ रिटायरमेंट के लिए आपने आज 1 लाख रुपए स्ट्रेट अवे एशियन पेंट्स में इन्वेस्ट कर दिए, तो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे कितने मिल जाएँगे? आज से 30 साल बाद लेट्स सपोज़ आप रिटायर होने वाले हो, तो आपको उस वक़्त मिलेंगे मैं डिजिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। 16 करोड़ 73 लाख रुपए आपको मिल जाएँगे। 16 करोड़, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 16 करोड़ 73 लाख रुपीज़ अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले 30 सालों में। ये सिर्फ़ मैं आपको 25% के सीएजीआर से बता रहा हूँ। वॉरेन बफेट का आपने लेटर पढ़ा हो या नहीं मुझे नहीं पता, बट वो हर साल अपने लेटर पोस्ट करते हैं, तो आप जाकर के पढ़ो, तो वो लेस दैन 21% का एनुअल सीएजीआर बनाते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और अगर आप राकेश झुनझुनवाला जी के भी इंटरव्यू देखते हो, तो वो बोलते हैं कि 18% 20% मैं अगर बना लूँ तो आई एम अ किंग, अगर 20% से ज़्यादा अगर मैं बना लूँ तो आई एम एन एम्परर। तो यहाँ पे लोगों को ये चीज़ें समझनी होंगी। अगेन बट ये चीज़ें कहना आसान होता है, बट क्या ये रियलिटी में पॉसिबल है? इस चीज़ के लिए हम लोग समझते हैं। चलिए, लोग बहुत कहते हैं कि अगर इन्फोसिस में आपने आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, लेट्स सपोज़ 2000 में आपने इन्वेस्ट किया होता, तो आज आपके पैसे इतने करोड़ हो गए होते। तो इस एग्ज़ाम्पल को चलिए वेरीफ़ाई करते हैं अगर हम लोग, तो लेट्स सपोज़ इन्फी का चार्ट मैं खोल लेता हूँ, ठीक है? इन्फी का चार्ट मैं इसे मंथली टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ। लेट्स सपोज़ आपने 2000 में जहाँ पे लोग बोलते हैं 2000 में आपने इन्वेस्ट किए होते इसमें अपने पैसे। तो जो ये ऑल टाइम हाई बनाया था इसने, वो ऑलमोस्ट 220 के आसपास था। लोग चढ़ते हुए मार्केट में ही अक्सर इन्वेस्ट करते हैं। तो लेट्स सपोज़ आपने यहाँ भी कहीं भी इन्वेस्ट किया, तो लेट्स सपोज़ आपने कि यहाँ कहीं इन्वेस्ट किया, तो सेम ही ईयर अगर आप देखें या नेक्स्ट ईयर 2001 में ये ऑलमोस्ट 80% तक करेक्ट हो चुका था। 80%, अगर आप लेट्स सपोज़ आज आप 100,000 रुपए या 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, उसमें से 80 लाख आपका वैनिश हो जाए, 20 लाख सॉरी 8 लाख वैनिश हो जाए। अगर आप लेट्स सपोज़ 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं, उसमें से 8 लाख वैनिश हो जाए, 2 लाख ही बचे, तो आप उसको होल्ड करेंगे आने वाले टाइम के लिए, जब तक कि आपको उस बिज़नेस में कन्विक्शन ना हो। यही चीज़ होती है, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो आपको उसके बिज़नेस को बढ़िया से एनालाइज़ करना होगा, उसको समझना होगा एटलीस्ट। और जिसमें नहीं समझते हैं आप जिस चीज़ों को, उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, ना कि किसी स्टॉक प्राइस में, क्योंकि स्टॉक प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट करते रहेंगे, ऊपर-नीचे होते रहेंगे, कभी प्रेशर में आएँगे, बायर सेलर्स यहाँ पे आते रहते हैं। तो उसकी वजह से आपको पैनिक नहीं करना होगा, कितना भी रिसेशन आ जाए। अगर आपको कंपनी में फ़ेथ है, आपको इंडस्ट्री में उस पर्टिकुलर सेक्टर में आपको फ़ेथ है और अपने इंडियन इकोनॉमी में फ़ेथ है, तो आपको स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ही होल्ड करना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप इन्फोसिस को 2000 से अभी तक होल्ड किया होता आपने, आप कब का इसको सेल कर चुके होते, जैसे ही 20-30% 40% डाउन होता, आप उसको सेल कर दिया होता आपने। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, जिस वजह से मैं आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने आपको बिज़नेस के बारे में बताया, कंपनी बहुत अच्छा कर रही है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस अगर देखें, बहुत अच्छा अपने प्रॉफिटेबिलिटी पे एकदम से कायम है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें, 14-15% के प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है बट अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार अपने इन्वेस्टर्स को 26%, 28% का लास्ट 10 साल में देखें तो 28% का रिटर्न ऑन इक्विटी बना करके दिया है। बैलेंस शीट देखो तो बिल्कुल क्लीन बैलेंस शीट है। यहाँ पे बोरोइंग्स के नाम पे 1399 करोड़ का बोरोइंग्स स्टिल है इनके पास, बट उसके मुकाबले अगर रिजर्व्स देखें तो 12,000 करोड़ का रिजर्व्स है प्रमोटर के पास। तो उसके मुकाबले ये बोरोइंग्स कुछ भी नहीं है, आप सबको पता है। उसके बाद देखिए तो कंपनी अपने आप को एक्सपैंड भी कर रही है। यहाँ पे CWIP दैट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 309 करोड़ का ट्रेलिंग, यहाँ पे सितंबर 2021 क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ। 309 करोड़ का यहाँ पे सीड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। फिक्स एसेट्स लगातार कंपनी इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे भी इनका फोकस है। कैश फ्लो अच्छा आ रहा है, जो भी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रॉफिट तो दिख जाता है बुक में, बट अगर कैश नहीं आता है तो कंपनी उसको यूज नहीं कर पाएगी, यूज नहीं कर पाएगी तो कंपनी का एक्सपेंशन नहीं होगा, और फिर
हमें स्टॉक प्राइस में उतार-चढ़ाव तो आते रहेंगे, बट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमें बहुत अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिलने वाला है। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आप देखें तो 3683 करोड़ का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश आया है इनके पास, और उस कैश को इन्होंने कैसे खर्च किया है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगर आप देखें तो इस ईयर तो इनका जो नेट कैश फ्लो है काफ़ी अच्छा है, 2492 करोड़ के, क्योंकि इन्होंने अच्छे खासे, आई डोंट थिंक डिविडेंड पे किया है इन्होंने अच्छा खासा, जिस वजह से इनका, यस, सेम रीज़न आप देख सकते हैं कि डिविडेंड जो दिया है इन्होंने मार्च 2020 का यहाँ पे दिखा रहा है डिविडेंड का डेटा, 2121 जितना कैश आया, 3000 करोड़ का कैश आया, जिसमें से 2100 करोड़ इन्होंने स्ट्रेट अवे डिविडेंड पे कर दिया अपने शेयर होल्डर्स को। जो अब शेयर होल्डर्स डिविडेंड जो पे होता है वो सीधा-सीधा शेयर होल्डर्स हमारे लिए नहीं होता है, वो मेजर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए होता है, जो प्रोमोटर्स हैं उनके लिए भी होता है। बट अगेन अगर हम हमारा इन्वेस्टमेंट है उस कंपनी में, हम भी एज़ एन इन्वेस्टर उसमें उस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो हमें भी ऑफ कोर्स डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड भी देती है कंपनी, उसके लिए हमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 500 करोड़ का डिविडेंड पे किया है कंपनी ने। तो डिविडेंड भी पे करती है कंपनी, रीपेमेंट किया है बोरोइंग्स का, तो ये सारी चीज़ें डेटा हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। उसके बाद अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो बहुत ही परफेक्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है यहाँ पे प्रमोटर के पास, यहाँ पे 52% की शेयर होल्डिंग्स है। उसके बाद अगर हम लोग देखें, एफआईआईज़ के पास ऑलमोस्ट 20% की शेयर होल्डिंग्स है, डीआईएस के पास 7% की शेयर होल्डिंग्स है, यहाँ पे एलआईसी, एसबीआई, और गवर्नमेंट के पास शेयर होल्डिंग्स है 0.04% की। पब्लिक के पास यहाँ 19% की शेयर होल्डिंग नहीं है। यहाँ पे जो है, यस, टीस्टा रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के पास ऑलमोस्ट 5% की शेयर होल्डिंग है। तो पब्लिक के पास लेस दैन 15% के आसपास की शेयर होल्डिंग यहाँ पे निकल करके आती है। तो यहाँ पे भी ये चीज़ें अच्छी हैं। उसके बाद अगर हम लोग क्रेडिट रिपोर्ट्स पढ़ें, क्रेडिट रेटिंग्स पढ़ें, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमें क्रेडिट रेटिंग भी पढ़ना होता है, तो यहाँ पे A1+ की रेटिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। बहुत ही अच्छी रेटिंग है। अब हम लोग इसके स्ट्रेंथ और वीकनेस को यहाँ भी कंपेयर कर लो, और ऐसे में इस पे बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, बट स्टिल मैं आपको एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्ट्रेंथ में देखें, मार्केट लीडरशिप इन डोमेस्टिक पेंट इंडस्ट्री, मैंने आपको बताया मोर देन 50% की शेयर होल्डिंग मार्केट शेयर है इसके पास, तो अपने आप में ये एक मोनोपोली है। उसके बाद डेकोरेटिव सेगमेंट से मैंने आपको बताया 80 to 85% इंडियन पेंट इंडस्ट्री, यहाँ पे डेकोरेटिव सेगमेंट में इनका ज़्यादा मेजोरिटी है। The group has a share of about 60%. It also has a healthy position in the automotive industrial coating segments with the market share of about 20%. तो industrial automotive segments में भी इनका market share almost 20% का है. The leadership position helped the group register compound annual growth rate 9% in the revenue over the past 5 fiscal years through 2021. तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको बताया 9% से इनका revenue growth हो रहा है, बहुत ही अच्छा है। पर्टिकुलरली इस इंडस्ट्री की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत हेल्दी है, मैंने आपको बताया एशियन पेंट्स एंजॉय हेल्दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 16 to 19%, व्हिच इज हायर देन अदर पीयर्स। अदर पीयर्स मैंने आपको कंपेयर करके बताया, बजट पेंट्स है और नेरोलैक है, उनसे बहुत ही अच्छा इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, तो पीयर से काफी अच्छे इफिशिएंट ये लोग हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि लिक्विडिटी काफी अच्छी है कंपनी के पास। वीकनेसेस में मैंने आपको बताया, susceptibility of margin to volatility in raw material prices. While the group has flexibility to pass on rise of input prices to the customers and the domestic decorative business, that is limited in industrial paint segment, given that material cost रॉ मटेरियल कॉस्ट प्रॉफिटेबिलिटी इन द नॉन डेकोरेटिव सेगमेंट इन वॉलेटिलिटी। ओके, तो यहाँ पे ये लोग वही चीज़ कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल से काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी की वजह से इनका इनपुट कॉस्ट बहुत अच्छी तरीके से इम्पैक्ट हो जाते हैं, जिस वजह से हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे इम्पैक्ट, जो अभी जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। और स्टॉक मार्केट में जो चीज़ें होती है, मैंने आपको बताया, स्पेकुलेशन होती है। हम लोग शॉर्ट टर्म में अगर आप हम लोग सोचते हैं कि नहीं इसके इनपुट कॉस्ट इम्पैक्ट होंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इम्पैक्ट होंगे, तो प्रॉफिट कंपनी की घट जाएगी, जिस वजह से कंपनी को उतना अच्छा वैल्यूएशन इन्वेस्टर्स नहीं देते हैं, जिस वजह से सेलिंग आने लगती है, सप्लाई साइड ज़्यादा हो जाती है, डिमांड कम होती है, स्टॉक प्राइस टूट जाता है। बट अगर आपको इंडस्ट्री में, कंपनी में पर्टिकुलरली फेथ है उसके बिजनेस में, तो आपका लिए वो बेस्ट टाइम होता है आपके लिए इन्वेस्ट करने का। सारी चीज़ें में हमने एनालाइज कर ली, फिनेंशियल्स देख लिए इसके। अब चल के इसके टेक्निकल चार्ट्स देखते हैं कि क्या यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है। तो एशियन पेंट्स का हम लोग यहाँ पे खोल लेते हैं चार्ट। ठीक है, ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, हम लोग इसको डेली पे लेकर के चलते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप एक चीज देख पाएंगे कि ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये मूविंग 200 पीरियड मूविंग एवरेज है। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, अब इसको ब्रेक करके 200 पीरियड एवरेज के
200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे हमें मिल रहा है। ऐसे ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक जभी भी आपको 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे मिले तो आपको बिना सोचे समझे इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मैं खुद के लिए ये मेरा एडवाइस होता है, आपके लिए नहीं है। आप अपने प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस से इसमें इन्वेस्ट करो। जो भी मैंने बताया उसको आप रीचेक करो, अपने से वेरीफाई करो, फिर ही इन्वेस्ट करना। मैं तो यही समझता हूँ कि ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक जभी भी 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे मिले तो मैं उसमें आँख बंद करके इन्वेस्ट कर देता हूँ। क्योंकि मुझे पता होता है कि कंपनी करती क्या है और सारी चीज़ें मुझे पता होती है। आँख बंद करके मैं कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। जिसके बारे में मुझे पता होता है वहीं पे मैं ये टर्म यूज़ करता हूँ, ठीक है? तो ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे मिल रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिला था। ये जो मैंने लेवल ड्रॉ किया है 2880 का, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। इसको जब ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे इसने अगेन सपोर्ट लिया। अब ये लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, सेम इसको ब्रेकआउट दिया। सेम लेवल से इसने सपोर्ट लिया है और यहाँ पे एक बुलिश काइंड ऑफ यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ कैंडल दिख रहा है। तो अभी यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से आपको सिंपली अगर आप ट्रेड भी करना चाहते हैं स्टॉक में, तो यहाँ से आप एक मूविंग एवरेज तक का टारगेट ले सकते हैं। अगेन यहाँ तक का टारगेट तो छोटा सा ले ही सकते हैं पोजिशनल कॉल के लिए। तो अगर यहाँ से भी बीइंग अ ट्रेडर अगर आप यहाँ पे पोजीशन लेते हैं अपनी, तो आपका स्टॉप लॉस भी बहुत कम रहेगा। अच्छा कन्विक्शन वाला ट्रेड मिल जाएगा आपको। एक 2-3% का टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा आपको। उसके बाद पहला फर्स्ट टारगेट आपका ये रहने वाला है। सेकंड आपको मूविंग एवरेज का टारगेट लेना है, जो 7-8% का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। बट इन्वेस्टर है तो आप सिंपली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं इसी प्राइस पॉइंट पे। कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है? ओके, अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, कुछ महीने तक होल्ड करना चाहते हैं, तो आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट टारगेट हो सकते हैं। पहला तो मैंने आपको बताया ये टारगेट रहने वाला है आपका। उसके बाद जो आपका टारगेट रहेगा वो ये टारगेट रहेगा। उसके बाद जो आपका टारगेट रहेगा वो सिंपली ये टारगेट रहेगा। उसका ऑल टाइम हाई है, तो वो इन परसेंटेज टर्म्स कितना निकल करके आता है उसमें हम लोग बात करते हैं। तो परसेंटेज टर्म्स में अगर आप यहाँ पोजीशन बनाते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया 3% का टारगेट निकलेगा। फिर आपका जो टारगेट होगा वो 14% का, फिर जो आपका होगा वो 22% का टारगेट निकल करके आएगा। ट्रेड के लिए आपका स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है, तो स्टॉप लॉस आप सिंपली इसके नीचे रख सकते हैं आप 2-2.5% का स्टॉप लॉस। बट अगेन ये पोजिशनल के लिए नहीं रहेगा, नहीं तो वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिगड़ जाएगा। 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। तो ये आप इसके नीचे एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं 2.55% का। दैट इज ये जो लेवल निकल करके आता है वो 2850 का लेवल के आसपास आप 3% का टारगेट यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और इस टारगेट के लिए ये जो आपका टारगेट मैंने दिया है आपको 13-14% का, इस हिसाब से आपको 3% का भी रखते हैं तो आपको 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिल जाएगा। तो पोजिशनल के लिए भी या स्विंग ट्रेड के लिए भी बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। बट अगेन मैं आपको इसमें ट्रेडिंग के लिए मैं प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि ट्रेडिंग से किसी का भला होता नहीं है। वो आप पर्टिकुलर किसी टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशन आप ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, हालांकि मेरे अकॉर्डिंग किसी का ट्रेडिंग से आजकल बहुत भला हुआ नहीं है। आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी लर्निंग के साथ, एक अच्छी रिसर्च के साथ। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कौन सा वीडियो चाहते हैं, उस पेपर में मैं वीडियो बनाऊं। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।